कुमार बिहारी पांडे बंबई आकर एक बार फिर से बेरोजगार हो गए। लेकिन बंबई कर्मवीरों की नगरी है। यहाँ कदम कदम पर अवसर मिलते हैं। कई नौकरियां मिली। उन्हें छोड़ते हुए नई नौकरी, नए स्थान, नए अनुभव मिले और एक समय आया कि नौकरी से आजादी भी मिल गई। लेकिन भाग्य जीवन को संवारता है अगर अपने पर विश्वास अटल हो। आगे सुनिए भाग 8 में। इसी बीच मेरी पत्नी गर्भवती हो चुकी थी। हम लोग बड़ी आतुरता से अपनी पहली संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रसव का समय करीब आया तो मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं पत्नी को टैक्सी से अस्पताल ले जाता। उस बेचारी को पैदल चलकर ही अस्पताल जाना पड़ा। मां नारायणी ने मुझे कन्या रत्न दिया। जीवन में किसी शुभ प्रसंग पर मेरे हाथ खाली रखना मां नारायणी का मेरे प्रति एक अनोखे प्यार की निशानी सा बन चुका था। पत्नी और पहली बेटी सुनीता के अस्पताल से लौटने के समय मेरे पास इतना भी धन नहीं था कि मैं उन्हें घर ला पाता। लेकिन मां नारायणी ने कुछ ऐसी कृपा कर रखी है कि मेरा कोई भी काम कभी रुकता नहीं। इसी बीच एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई। पहली बार पिता बना था। कोई अनुभव तो था नहीं। मैंने गांव में अपनी बड़ी बूढ़ियों के मुंह से सुन रखा था कि प्रसव के बाद औरत बहुत कमजोर हो जाती है। उसे खूब पौष्टिक आहार देना चाहिए। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूं। मैंने सोचा उसे कमजोरी से बचाने के लिए उसे खूब दूध पिलाना चाहिए। सुनीता के जन्म के बाद मैंने पत्नी को खूब दूध देना शुरू कर दिया। अब कोई बड़ा बूढ़ा तो था नहीं जो मुझे बताता कि दूध पिलाने का परिणाम मेरी बच्ची पर भी पड़ सकता था। नतीजा ये हुआ कि बच्ची को खूब दस्त आने लगी। मैं घबरा गया। डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर भी कोई नौसिखिया था। उसने कोई ऐसी दवा दे दी जिससे दस्त तो रुक गई, पर बच्ची ने कोई भी चीज खाना पीना बंद कर दिया। जो भी दूध या पानी उसे दिया जाता वो सब का सब उलट देती। मैं बहुत डर गया। कितनी साथ के बाद मुझे मां नारायणी ने कन्या रत्न का वरदान दिया था और उसी की यह दशा। मैं बड़े डॉक्टर अमृतलाल देसाई से मिला। उन्होंने बच्ची की जांच की और बोले, लगता है बच्ची की अन्न नली चौक हो गई है। इसे तुरंत चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुमटा को दिखाइए। वो यहां आने का 150 रुपया चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आप बच्ची को उनकी क्लिनिक में ले जाएंगे तो आपका काम 100 रुपये में हो जाएगा। मेरे ऊपर तो मानो गाज गिर पड़ी। यहां तो मां और बच्ची को घर ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कहां ये 150 रुपये का खर्चा और आ पड़ा था। मेरे हाथ पैर फूलने लगे। बच्ची की जान से महत्वपूर्ण मेरे लिए उस समय और कुछ भी नहीं था। 150 तो क्या, 1500 भी खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं। बच्ची के आगे भला पैसों का क्या मूल्य। मैं बदहवास सा भागा, एक परिचित के पास गया और उनसे 300 रुपये उधार मांगे। मां भगवती की कृपा थी, रुपए मिल गए। मैं बच्ची को लेकर भागा भागा चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुमटा के क्लिनिक गया। दुर्भाग्य ऐसा था कि डॉक्टर कुमटा मौजूद नहीं थे। वे बंबई के बाहर गए थे। सब तरफ से निराश मैं वापस पत्नी के पास अस्पताल लौट आया। अब मेरा मन पत्नी और बच्ची को 1 मिनट भी अस्पताल में रुकने नहीं देना चाहता था। मित्र से मांगे हुए रुपए मेरे पास थे ही। मैंने पत्नी से कहा, सबसे बड़ी डॉक्टर मां नारायणी अपने घर में ही है। चलो घर चले, जो होगा मां नारायणी देखेंगी। मैं बच्ची और पत्नी को लेकर उसी वक्त घर वापस आ गया। मैंने सुनीता को मां के चरणों में रखते हुए मन ही मन कहा, तेरा वरदान तेरे चरणों में मां, अब तेरी जो इच्छा हो सो कर। कुछ देर बच्ची को वैसे ही पड़े रखने के बाद मेरी पत्नी ने उसे उठाकर अपना दूध पिलाना शुरू किया। बच्ची बड़े मजे से दूध पीने लगी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मां नारायणी की अनुकंपा का क्या बखान करूं। अब तक तो मैं और मेरी पत्नी ही थे, अब मेरी बच्ची भी आ गई। मेरा उत्तरदायित्व तो बढ़ गया था। बाप बनने की गरिमा और प्रसन्नता क्या होती है, इसके पहले मुझे पता ही नहीं थी। किसी को बेटा और बेटी कहकर पुकारने का
क्या आनंद है, वो कोई व्यक्ति बिना बाप बने जान ही नहीं सकता। उत्तरदायित्व तो मैं महसूस कर रहा था, लेकिन उसे पूरा करने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था मां नारायणी की क्या इच्छा है। इन्हीं सब उलझनों से जूझ रहा था। तभी मां नारायणी की प्रेरणा से मन में यह विचार कौंधा कि शायद मां चाहती हैं कि अब मैं किसी और की गुलामी न करके अपना ही कुछ काम शुरू करूं। मैं सोचने लगा, इलियट साहब के दिए हुए संबंधों की पूंजी के सहारे अगर मैं कैप्री इंजीनियरिंग के लिए काम जुटा सकता हूं तो अपने लिए भी काम जुटा सकूंगा। वैसे भी कैप्री इंजीनियरिंग में काम करते समय मैंने इलियट साहब के जिन संबंधों का उपयोग किया था उसका विश्वास ही जीता था। कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। जो भी काम लाया था उसे ठीक समय पर और पार्टी की मर्जी के मुताबिक सस्ते दर में बनाकर पहुंचा आया था। इससे मेरी साख बढ़ी थी। समस्या थी द्रव्य की। द्रव्य तो मेरे पास था ही नहीं। मेरे पास अगर कुछ था तो इलियट साहब के सौंपे संबंधों का अगाध खजाना, मेरी अटूट मेहनत, मेरी सच्चाई, काम के प्रति मेरी ईमानदारी और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास। एक और चीज भी मेरे पास थी जिसकी इस लौकिक जगत में किसी भी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती थी। वो है मां नारायणी की कृपा। मेरे मन में चल रही इसी उथल पुथल के बीच एक दिन प्रेस कास्ट प्राइवेट लिमिटेड का एक आदमी मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास पहुंचा। प्रेस कास्ट प्राइवेट लिमिटेड उन दिनों देसाई साहब चलाया करते थे। देसाई साहब बहुत बड़े और विद्वान व्यक्ति थे। वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर होकर रिटायर हुए थे। ऐसे व्यक्तियों को बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हाथों हाथ लेते हैं क्योंकि वे उनके महत्व को पहचानते हैं, उनके संबंधों के बारे में भली भांति परिचित होते हैं। संबंधों और बिजनेस का चोली दामन का साथ होता है। देसाई साहब तो प्रेस कास्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक खजाना थे। प्रेस कास्ट प्राइवेट लिमिटेड एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग की उस जमाने की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग का काम ज्यादातर प्रेस कास्ट प्राइवेट लिमिटेड से ही करवाया करती थी। उन दिनों प्रेस कास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने टाटा टेक्सटाइल वालों का एल्यूमिनियम बॉबिन बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर ले रखा था। वे लोग बड़ी परेशानी में थे। जब मैं देसाई साहब से मिलने पहुंचा तो उन्होंने बताया कि वे लोग टाटा वालों का ऑर्डर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। जहां कहीं भी काम करवाने जाते हैं, काम उनके मन मुताबिक नहीं हो पाता। जैसी फिनिश टाटा वाले चाहते हैं वो नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि वे लोग कैप्री वालों के पास भी गए थे, वहां भी बात नहीं बन पाई। वहां से पता चला तुमने काम छोड़ दिया है। किसी ने बताया कि तुम ये काम कर सकते हो। मैंने कहा, लेकिन देसाई साहब, अब तो मैं किसी के पास काम करता ही नहीं। इस पर वो बोले, ठीक है, तुम हमारे यहां आ जाओ और हमारा काम कर दो। मैंने उनको उत्तर दिया, बड़ी मेहरबानी देसाई साहब, लेकिन अब मैं किसी और की नौकरी नहीं करूंगा। अब मैं अपनी कंपनी खोलना चाहता हूं, लेकिन पैसे के अभाव में कुछ कर नहीं पा रहा हूं। वो कहने लगे, ठीक है, अपनी ही कंपनी खोलो। पैसे के बिना भी बिजनेस किया जा सकता है। तुम अपनी बिल बुक और चालान अपने होम एड्रेस पर छपवा लो। मैं तुम्हें ऑर्डर दे दूंगा। तुम कहीं से भी माल तैयार करवा के मुझे सप्लाई कर दो। तुम्हारा बिल और तुम्हारा चालान साथ होना चाहिए। तुम्हें पेमेंट हो जाएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपने ऊपर देसाई साहब को इतना भरोसा करता देखकर मेरे मन में उनके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। वे बोले, देखो कैसे भी तुम मेरा ये काम करके दो। बोलो कितना माल दिलवा दूं, 1 ट्रक 2 ट्रक। मैं उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिलहाल आप सैंपल के लिए 4-5 पीस दिलवा दीजिए। अगर सैंपल आपको पसंद आए तो आगे बात करेंगे। तुरंत उन्होंने सैंपल पीस दिलवा दिए और कहने लगे, किसी तरह ये काम करके हमारी गर्दन छुड़वाओ, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने विनम्रता से कहा, अब दावा तो नहीं करता, पर पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम हो जाए। मैं सैंपल लेकर चला आया। देसाई साहब के द्वारा मां नारायणी ने मुझे रास्ता दिखा दिया था।
23 मार्च 1968 को मैंने माँ नारायणी का स्मरण करके अपनी पहली बेटी के नाम पर सुनीता इंजीनियरिंग वर्क्स की बिल बुक और चालान बुक छपने के लिए दे दी। मैंने पहले ही कहा है कि उन दिनों बाजार में बड़ी मंदी आई हुई थी। ज़्यादातर लोगों की मशीनें बंद पड़ी रहती थी। लोगों का खर्चा भी निकलना मुश्किल हो रहा था। कैपरी से काम छोड़ने के बाद काम के सिलसिले में दौड़ धूप करते करते मैं बंबई की सारी इंजीनियरिंग कंपनियों का चलता फिरता कोष बन गया था। मुझे बिल्कुल ठीक ठाक पता रहता था कहाँ पर किस काम की मशीन है, वो किस रेट पर हायर की जा सकती है, किस वक्त कहाँ मशीन खाली मिलेगी, कहाँ पर जल्दी से जल्दी और कम से कम रेट में काम करवाया जा सकता है। इसलिए मैं जो भी जॉब वर्क लेता उसे जल्दी से जल्दी निपटा कर पार्टी को सौंप दिया करता था। लोग मुझसे काफ़ी खुश थे। मैंने पता किया कि देसाई साहब के सैंपल के लिए मुझे फौरन मशीन कहाँ मिल सकती है। मैंने मशीन का इंतज़ाम किया और ख़ुद अपने आप काम पर जुट गया। ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम की मशीनिंग कोई अनोखा या बड़ा कठिन काम है जिस वजह से कोई इंजीनियरिंग कंपनी उसे नहीं कर पा रही थी। हाँ, अगर टेक्निक ना पता हो तो ये सचमुच बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। एल्यूमिनियम मशीन के टूल को पकड़ता है और यदि उसमें पानी का कूलेंट दिया जाए तो वो और भी स्टिकी हो जाता है। इसकी सतह पर चिकनापन नहीं आ पाता, वो खुरदरी ही रहती है। यहीं पर इलियट साहब से सीखा हुनर मेरे काम आया। एक बार उन्होंने मुझे सिखाया था कि जब भी एल्युमिनियम की मशीनिंग करनी हो तो पानी की जगह केरोसिन ऑयल का कूलेंट देना चाहिए। एल्युमिनियम पर शीशे जैसी शाइनिंग आ जाएगी। अब मैं ये तो नहीं कहता कि किसी व्यक्ति को यह टेक्निक पता ही नहीं होगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, या ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच ही नहीं पाए होंगे। बहरहाल इस तरफ ध्यान देने वाला सबसे पहला आदमी मैं था। मैंने तुरंत मशीन के कूलेंट टैंक से पानी निकलवाकर उसकी जगह केरोसिन ऑयल भरवा दिया और फिर क्या था, देसाई साहब को जैसी फिनिश चाहिए थी वो प्राप्त हो गई। मैं दूसरे दिन सैंपल लेकर देसाई साहब के पास पहुंचा। सैंपल देखकर वो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने मेरी मुंह मांगी कीमत 10 रुपए पर पीस के हिसाब से जितना भी मैं बना सकूं उतना ऑर्डर देने का फैसला कर लिया। मैंने रात दिन एक करके देसाई साहब का ऑर्डर पूरा करना शुरू किया। मेरी सुनीता इंजीनियरिंग की बिल बुक और चालान बुक भी छपकर आ गई। मैंने प्रेस कास्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम अपना पहला बिल फाड़ा। महाराष्ट्र में एक कहावत मशहूर है, पहली बेटी धनाची पेटी। और लोगों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर मेरे बारे में यह कहावत अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। मैंने 1 महीने में प्रेस कास्ट प्राइवेट लिमिटेड से हजारों रुपए कमाए। मेरी पहली बेटी सुनीता साक्षात लक्ष्मी सिद्ध हुई। मेरी कंपनी सुनीता इंजीनियरिंग वर्क्स चल निकली। एल्युमिनियम में पानी की जगह केरोसिन ऑयल के कूलेंट देने की बात ज़्यादा दिनों तक छिपी रहने वाली तो थी नहीं। मैं जहाँ काम करवाता था वहाँ के लोगों के ज़रिए ये बात उन इंजीनियरिंग कंपनियों तक भी पहुँच गई जो पहले इसमें फेल हो चुकी थी। वे लोग भी अब प्रेस कास्ट प्राइवेट लिमिटेड में देसाई साहब के पास पहुँचे। मेरे मुकाबले आधी पौनी कीमत पर देसाई साहब का काम करने लगे। एक दिन देसाई साहब ने मुझे बुलाया और सारी स्थिति समझाते हुए कहने लगे, देखो बिहारी भाई, बाकी लोगों के मुकाबले तुम्हारा रेट बहुत ज़्यादा है। इस रेट के बावजूद तुम्हें काम देते रहने से लोग मेरी ईमानदारी पर शक करने लगेंगे। तुम अपना रेट थोड़ा कम कर लो। मैंने कहा, देसाई साहब, ये तो आइडिया का पैसा है। जिस वक्त मैंने आपका काम करके दिया था उस वक्त ये सब लोग फेल हो चुके थे। उस वक्त किसी भी कीमत पर आपका काम नहीं हो रहा था, कोई और करने वाला था ही नहीं। अब तो सबको आइडिया पता चल गया है। आप चाहें तो वो शायद इससे भी कम कीमत पर ऑर्डर सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अपना भाव कम करना अपनी बेइज्जती करवाने जैसा है। मैं भाव कम नहीं करूंगा। आप मुझे काम दें या ना दें, आपकी मर्जी। देसाई साहब बड़े खानदानी और सज्जन आदमी थे। वो मेरा महत्व समझते थे। वो जानते थे अगर मैंने ये टेक्निक न सुझाई होती तो उनका काम करने वाला एक भी आदमी मार्केट में नहीं होता और उन्हें बहुत घाटा लगता है।
इसलिए वो मेरा रेट ज़्यादा होने के बावजूद काम देते रहे। काम उनके पास बहुत ज़्यादा था जो मैं अकेले कर भी नहीं सकता था। मैं अपने अहंग में देसाई साहब के सामने अड़ा तो रहा, पर देसाई साहब की महानता के आगे अपने आप को बहुत बौना महसूस करने लगा। बौना बनकर मैंने जीवन कभी नहीं जिया। मैं तो हमेशा हिमालय की ऊंचाइयां नाप लेने की कल्पना करता था, लेकिन अब मैं खुद देसाई साहब का काम नहीं करना चाहता था। माँ पग पग पर मेरी सहायता करती हैं। इस नाजुक मौके पर उन्होंने एक बार फिर मेरी पुकार सुनी। एक दिन केवी रामामूर्ति साहब का आदमी मुझे ढूंढता मेरे पास आया। रामामूर्ति साहब बड़े काबिल इंजीनियर थे। वो उस जमाने में एमटेक थे और उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ऑयल इंजन के बड़े माहिर इंजीनियर होने के साथ ही बेस्ट डिजाइनर भी थे, और होते भी क्यों नहीं। आखिर वो हमारे इलियट साहब के हाथों के नीचे काम जो सीख चुके थे। भारत में पहली बार जब पब्लिक सेक्टर का एक टूल रूम प्रागा टूल्स लिमिटेड हैदराबाद में बना था, तब इलियट साहब पहली बार अमेरिका से उसमें सीधे टेक्निकल एडवाइजर बनकर आए थे। रामामूर्ति साहब अपनी पढ़ाई पूरी करके उसी प्रागा टूल्स में इलियट साहब के हाथ के नीचे अप्रेंटिस के रूप में भर्ती हुए थे। उसके काफ़ी दिनों बाद जब इलियट साहब ने बॉम्बे इंजीनियरिंग के नाम से अपनी कंसल्टेंसी की कंपनी खोली, तब रामामूर्ति साहब भी इलियट साहब की बॉम्बे इंजीनियरिंग में इंजीनियर की हैसियत से काम करते थे। बाद में इलियट के बॉम्बे टूल्स एंड डाई खोल लेने पर भी रामामूर्ति साहब का इलियट साहब से बराबर संपर्क बना रहा। क्योंकि बॉम्बे टूल्स एंड डाई में मैं इलियट साहब का खास आदमी था, इसलिए रामामूर्ति साहब मुझे भी अच्छी तरह से जानते थे। रामामूर्ति साहब उन दिनों प्लास्टिक गुड्स बनाने वाली टाइडी होम नाम की कंपनी के टूल रूम म्यूचुअल इंजीनियरिंग में जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे थे। इसके पहले उन्होंने जिन जिन टूल रूम्स में काम किया था वो सब रामामूर्ति साहब का लोहा मानते थे। लेकिन म्यूचुअल इंजीनियरिंग में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। प्लास्टिक चूंकि इंडिया में नया नया आया था और रामामूर्ति साहब ने भी प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए पहले कभी काम नहीं किया था, इसलिए इस इंडस्ट्री की समस्या का पता उन्हें यहाँ आने पर ही चला। प्लास्टिक चूंकि विदेशों से आया था, इसलिए अपने देश में ज़्यादातर लोग विदेशी डिज़ाइनों की चोरी करके अपनी अपनी कंपनी का नया से नया प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मार्केट में फेंकने की कोशिश करते थे। हर कंपनी इसी फिराक में थी कि उसका वर्चस्व कायम हो सके। इस चक्कर में किसी भी डिज़ाइन के बनने में विलंब होने पर उस डिज़ाइन के चोरी होने या किसी दूसरी कंपनी की उससे मिलती जुलती डिज़ाइन के मार्केट में पहले ही पहुंचाने का खतरा हमेशा बना रहता था। ऐसा होने पर पहली वाली कंपनी को बहुत घाटा होता था। मैं जब रामामूर्ति साहब से मिला तो उन्होंने अपनी ये सारी दिक्कतें मुझे बताई। रामामूर्ति साहब की काबिलियत के साथ ही साथ म्यूचुअल इंजीनियरिंग में मशीनों की भी कमी नहीं थी, लेकिन काम का लोड बहुत ज़्यादा था और उसके मुकाबले क्षमता कम थी। रामामूर्ति साहब की मर्जी के मुताबिक काम जल्दी नहीं हो पाता था। डाई, मोल्ड, जिग्स, फिक्सर, टूल आदि धीरे धीरे पूरी सावधानी और एक्यूरेसी के साथ बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं। इनका मास प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जरा सी भी असावधानी या जल्दीबाजी से रिजेक्शन का खतरा पैदा हो जाता है। वैसे भी उस समय आज की तरह इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। आज तो पार्ट पार्ट में काम मिल जाने से समय की बहुत बचत हो जाती है। उस वक्त ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इतनी आधुनिक मशीनें भी नहीं थी। इसीलिए इंजीनियरिंग में टूल रूम डालने वाला व्यक्ति कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाता। मुनाफा सिर्फ मास प्रोडक्शन में कमाया जा सकता है। मैंने मूर्ति साहब की कठिनाई समझी। उन्होंने मुझे कुछ काम सौंपा। मूर्ति साहब की कॉस्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि जब मैंने मार्केट में उसको करवाने के लिए रेट निकाला तो मुश्किल से रुपए 8 आने का फर्क आता था। मेरी परेशानी ये थी कि या तो मैं मूर्ति साहब का काम उसी रेट पर लूं या छोड़ दूं। अगर लेता हूं तो रुपए 8 आने की मार्जिन में क्या मैं खाऊं
क्या बीवी बच्ची को खिलाऊं? और अगर छोड़ देता हूं तो मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं रह जाता, क्योंकि मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि देसाई साहब का काम नहीं करूंगा। चोरी मैं कर नहीं सकता, मांग किसी से मैं सकता नहीं। अब पैसे तो किसी तरह मुझे कमाने ही थे। धैर्य, साहस और जागरूकता मुझ में बचपन से कूट कूट कर भरी हुई थी। बुद्धि मां नारायणी की कृपा से काफी तीक्ष्ण है। मेरी प्रत्युत्पन्नमति हर समय मेरा साथ देती आई है। ऐसे कठिन समय में भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जैसा कि मैंने बताया ही है कि उस समय मार्केट में मंदी चल रही थी, अतः मैं जिस कंपनी को भी काम देता वहां लोग मेरा स्वागत तो अवश्य करते, पर अपना रेट तो वो कम करने वाले थे नहीं। रेट तो वो पूरा ही लेते। क्योंकि मैं खुद एक मशीनिस्ट था, इसलिए मैं जानता था कोई भी मशीनिस्ट अपनी 100% क्षमता से काम नहीं करता। अगर कोई मालिक 75% क्षमता भी प्राप्त कर लेता है तो वो सौभाग्यशाली माना जाएगा। यही वो कुंजी थी जिससे मूर्ति साहब के बिना लाभ वाले ऑर्डर में भी लाभ कमाया जा सकता था। मैंने मूर्ति साहब के काम के लिए मशीन बुक की और मशीनिस्ट से प्यार से बात करके उसे अपने विश्वास में लिया। उसके चाय पानी और खाने का भी इंतजाम किया, क्योंकि मैं जानता था अगर मशीनिस्ट मन लगाकर काम करे तो वो 12 घंटे का काम 8 घंटे में ही निपटा सकता है, और यही 4 घंटों की मशीन के भाड़े की बचत मेरी बचत बन सकती है। क्योंकि मूर्ति साहब ने भी अनुमानित समय 12 घंटे ही लगाया था और 12 घंटे ही मशीन का भाड़ा भी पकड़ा था। मेरी युक्ति कामयाब हो गई। 40 रुपए प्रति शिफ्ट पाने वाले मशीनिस्ट को अपने ऊपर किसी के 10 रुपए खर्च करने के बाद मन में यह अवश्य महसूस होगा कि मुझे इस आदमी का काम जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। इस तरह से मेरा काम भी 4 घंटे पहले खत्म हो गया और बचत भी हो गई। मशीन मालिक भी खुश था कि चलो 8 घंटे के बाद मशीन खाली हो गई, अब वो दूसरा काम लगा सकता था। इस व्यवस्था में मशीनिस्ट, जॉब देने वाला और मशीन मालिक तीनों ही खुश थे। यही नहीं, जब दूसरे दिन मैंने मूर्ति साहब का काम पूरा करके सुबह सुबह ही उन्हें पहुंचा दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो आश्चर्यचकित रह गए। घोर परिश्रम, काम में डूब जाना, विनम्रता, व्यवहार कुशलता, ये ऐसी सीढ़ियां हैं जिन पर पैर रखकर ही मनुष्य जीवन में किसी ऊंचाई तक पहुंच पाता है। मैं मशीनिस्ट पर पैसे तो खर्च ही करता था, साथ ही साथ उसके सहायक का काम भी करता था। उसे टूल्स घिस कर देना, शौच आदि जाने के समय उसके स्थान पर खुद मशीन ऑपरेट करना मैं अपना फर्ज समझता था, क्योंकि इसमें मेरा ही फायदा था। मशीन से पूरी 100% क्षमता प्राप्त होती थी। ये नहीं कि मशीनिस्ट पर रुपए खर्च कर दिए और बाबू की तरह जेब में हाथ डालकर बैठ गए। मूर्ति साहब मेरे काम से इतने खुश थे कि वो मुझसे कहने लगे, देखो तुम दिन में 2 बार मुझे अवश्य मिला करो। अगर दिक्कत हो तो मैं म्यूचुअल इंजीनियरिंग में तुम्हारे बैठने की व्यवस्था भी करवा देता हूँ। मैंने उनका ऑफर स्वीकार कर लिया। मुझे तो नियमित रूप से काम मिलने से मतलब था। जब वो काम मुझे मूर्ति साहब से ही मिल रहा था तो दूसरी जगह धक्के खाने की क्या जरूरत थी। टाइडी होम का काम सुचारू रूप से चलने लगा। मूर्ति साहब की कठिनाई दूर हो चुकी थी। मैं उनके मन मुआफिक प्लेटें मशीन और ग्राइंड करवा कर सप्लाई कर दिया करता था, जिस कारण उन्हें डाई बनाने में बड़ी सुविधा हो जाती थी और उनका हर डाई पर 1 से 1.5 महीने का समय बच जाएगा। अनुभवों के आकाश के लेखक कुमार बिहारी पांडे ने संघर्षों से जूझते हुए अभाव को भाव ढूंढने का हथियार बनाकर कैसे जिंदगी को खूबसूरत और लाजवाब बनाया। आइए ये गाथा सुनते हैं अगले अंक।